नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की हर अहम खबर, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए खादी को बताया प्रेरणा स्रोत। अहमदाबाद में खादी उत्सव में हुए शामिल। साबरमती नदी पर पैदल यात्रियों के लिए अटल ब्रिज राष्ट्र को किया समर्पित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होने की अटकलों के बीच झारखंड में सियासी हलचलें तेज। रांची लौटे सभी यूपीए विधायक, बैठकों का दौर जारी। जस्टिस यूयू ललित बने देश के नए प्रधान न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। 74 दिन का होगा कार्यकाल। 8 नवंबर को होंगे रिटायर। नोएडा में ट्विन टावर ढहाने के लिए अंतिम निरीक्षण। टावर और विस्फोट करने वाले यंत्र को जोड़ना बाकी। कल महज 12 सेकंड में जमींदोज होगी इमारत। और एशिया कप क्रिकेट का आगाज। शुरुआती मैच में अफगानिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से। भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत कल। और अब एक नजर उन खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रही। देश में दवा उत्पादों का निर्यात इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान 2013-14 की इसी अवधि की तुलना में 146% बढ़ा है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मौत की परिस्थितियों की जांच करने वाले आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट को 29 अगस्त को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 9,520 नए मामले सामने आए हैं। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 87,311 रह गई है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 211 करोड़ 39 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 25,86,000 से अधिक टीके लगाए गए। अर्जेंटीना ने भारत में बने लड़ाकू विमान तेजस खरीदने में रुचि दिखाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आपसी संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार से जुड़े इस प्रस्ताव का स्वागत किया। नासा का आर्टेमिस 1 मिशन करीब आधी सदी के बाद मनुष्यों को चंद्रमा की यात्रा कराकर वापस लाने के एक महत्वपूर्ण कदम की ओर अग्रसर है। इस मिशन को 29 अगस्त को रवाना किया जाना है। गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक प्रस्तावित संधि पर विश्व भर के राजनयिकों के बीच सहमति नहीं बन पाई। इस तरह 5वें दौर की वार्ता भी गतिरोध के साथ समाप्त हुई। फिलीपींस में नौका में आग लगने के बाद 80 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। हवा के कारण आग की लपटें तेजी से फैलने लगी, जिससे बचने के लिए कई लोग पानी में कूद गए थे। विश्व फुटबॉल की संचालन संस्था फीफा ने AIFF पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया है, जिससे भारत को इस साल अक्टूबर में महिला अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी की मंजूरी मिल गई है। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष युगल में पहला कांस्य पदक जीतकर अपने अभियान का समापन किया। और अब खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खादी आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। अहमदाबाद में खादी उत्सव में उन्होंने कहा कि खादी हमारे इतिहास, विरासत का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूत का एक धागा स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बना था। ये विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के खादी उद्योग की बढ़ती ताकत के पीछे महिला शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के एक नए कार्यालय का लोकार्पण किया है। उन्होंने साबरमती नदी पर 1 फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन भी किया। जो देश अपना इतिहास भूल जाते हैं, वो देश नया इतिहास बना भी नहीं पाते। खादी हमारे इतिहास का, हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा है। जब हम अपनी विरासत पर गर्व करते हैं तो दुनिया भी उसे मान और सम्मान देती है।
खादी उत्सव भारत के स्वतंत्रता संग्राम में खादी के महत्व को दर्शाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित अनूठा आयोजन है। साबरमती तट पर आयोजित कार्यक्रम में गुजरात के विभिन्न जिलों की 7,500 महिला खादी कारीगर एक ही समय पर चरखा चलाया उन्होंने, और इस कार्यक्रम में चरखों की विकास यात्रा पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चरखा चलाया और सूत काता। उन्होंने देशवासियों को खादी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया। देश में खादी का रिकॉर्ड उत्पादन और रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। यही कारण है कि उसने एनआईए को मजबूत बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज एनआईए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने भरोसा जताया कि मई 2024 तक देश के सभी राज्यों में एजेंसी की शाखाएं होंगी। गृह मंत्री ने कहा कि एनआईए ने कम समय में ही पूरे विश्व में अपने काम को लेकर मान्यता प्राप्त की है। एनआईए के मजबूत होने से मामलों की दोष सिद्धि का दर, जो 2014 में 75 रह गया था, वो अब बढ़कर 94% हो गया है। हर संभव यह प्रयास रहा कि आतंकवाद संबंधी सारी सूचनाओं को इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी राज्यों के साथ साझा किया जाए। आतंकवाद विरोधी जितने भी कानून हैं, आतंकवाद को सपोर्टिव जितनी भी एक्टिविटी है, इसके खिलाफ जितने कानून हैं, वो सभी कानूनों को पुख्ता और सख्त बनाया जाए। जस्टिस उदय उमेश ललित ने आज देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित संक्षिप्त समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस यूयू ललित ने न्यायमूर्ति एनवी रमना का स्थान लिया है। प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति ललित का कार्यकाल 74 दिनों का होगा। वो 65 वर्ष के होने पर इस साल 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और किरेन रिजिजू समेत कई केंद्रीय मंत्री इस समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होने की अटकलों के बीच झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री आवास में 36 घंटे के अंदर यूपीए विधायकों की 3 बैठकों के बाद सभी विधायक बसों से लतरातू बांध के पास एक गेस्ट हाउस पहुंचे। 3 बसों में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों के साथ सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। बस में काली शर्ट पहने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी देखे गए हैं। हालांकि बाद में सभी विधायक वापस रांची लौट आए। राज्य में तेज हुई इस सियासी हलचल की एकमात्र वजह वो कथित पत्र है जो चुनाव आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को भेजा है। कांग्रेस कार्य समिति की कल बैठक होगी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े कार्यक्रम को मंजूरी दी जाएगी। पिछले साल CWC ने जिस कार्यक्रम को मंजूरी दी थी, उसके मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच पूरी की जानी थी। CWC ने पिछले साल फैसला किया था कि ब्लॉक कमेटियों के लिए चुनाव 16 अप्रैल से 31 मई तक होंगे। जिला कमेटियों के अध्यक्षों के चुनाव 1 जून से 20 जुलाई के बीच कराए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के चुनाव 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच किया जाएगा। नोएडा में सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर को ढाए जाने के लिए विस्फोटकों और संबंधित व्यवस्थाओं का आज अंतिम निरीक्षण किया गया। विस्फोटक लगाने और उन्हें जोड़ने का सारा काम पहले ही पूरा किया जा चुका है। केवल ट्विन टावरों को आपस में जोड़ने और संरचनाओं से एक्सप्लोडर तक 100 मीटर लंबी केबल तार बिछाने का काम बचा है। इन इमारतों को रविवार को गिराया जाएगा। दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंची 100 मीटर की इन इमारतों को गिराने के लिए 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी परिसर के बीच इस निर्माण को नियमों का उल्लंघन बताया था, जिसके बाद इन्हें ढहाने का काम किया जा रहा है। ट्विन टावर की 2 सबसे नजदीकी सोसाइटी एमरल्ड कोर्ट और ATS विलेज के 5000 से अधिक निवासियों और उनके पालतू जानवरों को रविवार सुबह 7 बजे तक वहां से निकाल दिया जाएगा। दोनों परिसरों से लगभग 3000 वाहन भी हटा दिए जाएंगे। कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगभग 400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। NDRF के कर्मी भी हर तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैनात रहेंगे।
कितनी ड्यूरेशन का होगा, कितने सेकंड्स का होगा? I already told it will be 12 seconds. थोड़ा चैलेंजिंग है, बट वी लाइक चैलेंजेस. उसके लिए वी आर वेरी प्रिपेयर्ड एंड इट विल गो एज पर आवर प्लान. तो भी हमने प्रिकॉशंस लिए हैं, तो मैं आजू बाजू के रेसिडेंट्स को यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड. द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड इज वर्किंग फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड वी होप एवरीथिंग गोज राइट. रविवार को महज 12 सेकंड में नोएडा की 2 बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो जाएंगी. इससे पहले घटनास्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा ने. पूरे 1 दशक की कानूनी लड़ाई जो कि न्यायालय में यहाँ के स्थानीय लोगों ने लड़ी है. पहले स्थानीय कोर्ट में गए, उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, और वहाँ से फैसला आया कि ट्विन टावरों को ध्वस्त कर दिया जाए क्योंकि वो तमाम कानूनों और नियमों का उल्लंघन करके बना है. लेकिन इसे चुनौती दी गई, इस फैसले को, उच्चतम न्यायालय में. उच्चतम न्यायालय में कई सालों तक ये मामला चला और अंतिम में फैसला यहाँ के स्थानीय निवासियों के पक्ष में आया और उच्चतम न्यायालय ने भी इस ट्विन टावर को गैर कानूनी करार दिया और इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया है. अब लड़ाई है कि किस तरह से इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाए. पूरे 8 महीने से ज़्यादा का समय लगा. 2 बाहर की कंपनियां जो स्पेशलाइज्ड हैं इस डेमोलिशन के काम में, उनको ये काम सौंपा गया. डेफिसिस कंपनी मुंबई की और साउथ अफ्रीका की एक कंपनी है, दोनों मिलकर इस पूरे डेमोलिशन प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं. साथ में यहाँ के स्थानीय निवासियों को कुछ हिदायत भी दी गई हैं. उन्हें ये बिल्डिंग खाली करनी है ताकि जब ये डेमोलिशन प्रक्रिया चल रही हो तो यहाँ की बिल्डिंगों में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो. यदि दुर्भाग्यवश कुछ होता है तो किसी को कोई जानमाल की हानि ना हो. इस तमाम प्रक्रिया की पहले से ही तैयारी कर ली गई है और क्लियरेंस डेमोलिशन का उसके बाद ही दिया गया कि ये देख लिया जाए कि पूरे इस डेमोलिशन की प्रक्रिया में यहाँ की जो आसपास की बिल्डिंगें हैं उनके पिलर्स को, उनकी बिल्डिंग्स को कोई नुकसान ना हो. और आप देख रहे हैं आज की खबर. फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ. शास्त्रों ने कहा है कि जब राजा अन्याय करता है तो नमक और शक्कर भी अपना रस छोड़ देते हैं. जहां बेटियों की नहीं सुनी जाती वो राष्ट्र उत्कर्ष नहीं कर सकता. सुशासन का एक ही सिद्धांत है, जो न्यायपूर्वक शासन करता है उसे बाद में पछताना नहीं पड़ता. यदि ईश्वर के सामने धर्म के शासन में हम सभी समान हैं, तो धर्म पालन करने और करवाने का अधिकार सिर्फ मेरे परिवार के पास ही सुरक्षित क्यों रहे? मैंने तुम्हें पाटलिपुत्र का साम्राज्य इसलिए दिया है ताकि तुम खंड खंड में बटे हुए भारत को एक कर सको. याद रख, राजा का सुख प्रजा के सुख में है. आप कर के रूप में सालाना अपनी उपज का हिस्सा राज्य के कोष के निर्माण के लिए देते हैं. यह शुल्क मेरे उपभोग के लिए नहीं किंतु प्रजा के उपयोग के लिए है. क्या नहीं जानते थे महाराज धृतराष्ट्र और पितामह कि एक स्त्री की रक्षा करना भी राजधर्म है? एक पद, एक संस्था, संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार. क्या है शक्तियां, क्या है सीमाएं, जानेंगे संविधान सभा से लेकर अब तक का इतिहास. देखिए प्रदेश के संवैधानिक प्रधान पर विशेष श्रृंखला राज्यपाल, सिर्फ संसद टीवी पर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं आज की खबर और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे. मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये जो कड़ी है वो 52वीं कड़ी होगी. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव पुदुचेरी में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू करने के अवसर पर कूड़ा इकट्ठा करने के कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के स्वयंसेवकों और सदस्यों के साथ शामिल हुए.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्थानीय शासित निकायों के कामकाज में गुणवत्तापूर्ण बदलाव लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे पैसों की बचत होगी और गुणवत्ता में भी सुधार होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में 3 परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में एमबी फूड्स द्वारा स्थापित फल, सब्जी, मशरूम आदि के प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट का उद्घाटन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नजफगढ़ के झरोड़ा कला में आर्म्ड फोर्सेस स्कूल का उद्घाटन किया। छात्रों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए हर महीने 2.5 लाख लोगों को आजीविका से जोड़ेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में 36 नए थानों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें से एक थाना भुवनेश्वर में खुलेगा। पटना में विजिलेंस विभाग ने ग्रामीण निर्माण विभाग के किशनगंज मंडल के कार्यकारी अभियंता संजय कुमार राय के परिसर में छापेमारी की। इसमें 1 करोड़ रुपए और आभूषण मिले हैं। सोनाली फोगाट मामले में गोवा की एक अदालत ने आरोपी सुधीर सागवान और सुखविंदर वासी को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवादियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों को उत्तरी कश्मीर जिले के सोपोर के बोमई इलाके में गिरफ्तार किया गया। नोएडा की ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के संबंध में गिरफ्तार नेता श्रीकांत त्यागी को 3 मामलों में जमानत मिल गई है। हालांकि गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत नहीं मिलने से वो फिलहाल जेल में रहेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के ऊपरी इलाकों में बादल फटने के बाद गांव पानी में डूब गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली है। अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से लगा भारत का पहला गांव काहू में भारत सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और मॉडल गांव तैयार करने के लिए काम कर रही है। अब कुछ और अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में नदियों का जलस्तर बढ़ने से चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे तटवर्ती इलाकों में आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने से तटवर्ती क्षेत्रों के हजारों लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। फसलों को भी नुकसान हुआ है। वहीं प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिस वजह से शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अगले 3 दिन बाढ़ की स्थिति और बिगड़ेगी क्योंकि पानी बढ़ने वाला है। वहीं आगरा में बाढ़ ने पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई गांव पानी में डूब गए हैं। कई गांव का संबंध दूसरे गांव से टूट गया है। चंबल में पानी की आवक बढ़ने से हालात और बिगड़ने की आशंका है। वहीं बात ओडिशा की करें तो आज से शुरू हुई बारिश के बाद हालात बिगड़ने की आशंका है। महानदी और सुवर्णरेखा नदी घाटियों में आई बाढ़ की मार के बाद मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, बालासोर, क्योंझर सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही रायगढ़, कालाहांडी सहित कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में बाढ़ से 14 जिलों के 10 लाख लोग प्रभावित हैं। यहाँ करीब 100 गांव अब भी जलमग्न हैं। अमेरिका दौरे पर गए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों हार्वर्ड और MIT का दौरा किया। लोकसभा अध्यक्ष ने यहां छात्रों और प्रोफेसर्स से बातचीत की। साथ ही उन्होंने यहां की शोध प्रक्रियाओं को गहराई से समझा। ओम बिरला ने दोनों संस्थाओं के उद्योगों से सीधे संबंध की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ने बॉस्टन के प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के साथ संवाद किया। उन्होंने युवाओं के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए और अधिक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं ओम बिरला ने बॉस्टन में भारतीय डायस्पोरा के सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने पिछले 75 वर्षों में भारत के विकास की सफल यात्रा और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की पहल को साझा किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के अन्य देश भारत के विकास मॉडल की ओर देख रहे हैं। और अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से।
पाकिस्तान सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों के बाढ़ से प्रभावित होने के बाद बचाव और राहत के काम के लिए सेना को बुलाने का फैसला किया है। एक दशक से भी ज्यादा समय बाद बाढ़ की ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिससे 3 करोड़ 30 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान में बाढ़ के कारण अब तक 982 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटों में 45 और लोगों की जान चली गई। बाढ़ से 3161 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, 149 पुल बह गए हैं, 6,82,139 घर आंशिक रूप से या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मॉनसूनी बारिश की वजह से आई बाढ़ के कारण देश का लगभग आधा हिस्सा डूब गया है। और क्रिकेट से जुड़ी अहम खबर है, एशिया कप क्रिकेट का आगाज हो गया है। 4 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर एशिया कप का आयोजन किया जा रहा है। क्रिकेट एशिया कप टूर्नामेंट का पहला मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। मौजूदा चैंपियन भारत कल अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। टूर्नामेंट के मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। फाइनल मैच 11 सितंबर को होगा। वहीं ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रचा है। वो डायमंड लीग मीट के लुसाने चरण का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसी के साथ वो 7 और 8 सितंबर को ज्यूरिख में डायमंड लीग के फाइनल में भी पहुंच गए हैं। वो ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। साथ ही उन्होंने हंगरी के बुडापेस्ट में 2023 में होने वाले विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। नीरज चोपड़ा ने इस खिताब को हासिल करने के लिए पहले प्रयास में भाला 89.04 मीटर दूर फेंका। ये उनके करियर का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रयास है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं लंदन में प्रदर्शित हाईटेक डायनासोर की तस्वीरों के साथ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This defense diplomacy